रात का वक्त था। लाहौर के पोश इलाके में वकार अली का शानदार बंगला जगमगा रहा था। 3 मंजिला ये घर किसी महल से कम नहीं लगता था। सफ़ेद संगमरमर की दीवारें, चमकते फानूस और कीमती इतालवी टाइल से सजा हुआ ये बंगला शहर की सबसे महंगी जायदादों में शुमार होता था। वकार अली शहर का मारूफ बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी टेक्सटाइल से लेकर रियल एस्टेट तक फैली हुई थी। 48 साल की उम्र में वो शहर के अमीर तरीन लोगों में शामिल था। डाइनिंग हॉल में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। क्रिस्टल का खूबसूरत फानूस धीरे धीरे झिलमिलाता हुआ माहौल को मज़ीद पुरकशिश बना रहा था। मेज़ पर कीमती बर्तन, हाथ से बनी प्लेटें और चम्मच चमक रहे थे। इन सब के दरमियान बैठी थी उसकी खूबसूरत बीवी महक, सफ़ेद रेशमी साड़ी में लिपटी हुई, मुस्कुराती हुई अपने नाजुक हाथों से शौहर को खाना पेश कर रही थी। महक की उम्र 35 साल के करीब थी, मगर वो अब भी किसी 25 साल लड़की जैसी लगती थी। उसके लंबे स्याह बाल, तीखे नकोश और हल्की लिपस्टिक वाले लब उसे पुरकशिश बनाते थे। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक बेचैनी जिसे वकार महसूस ना कर सका। वकार ने मुस्कुरा कर कहा, आज तो खाने की खुशबू लाजवाब लग रही है महक, ख़ास तौर पर बिरयानी की। महक ने नरम लहजे में जवाब दिया, आपके लिए ही तो ख़ास तैयार की है। आज मैंने खुद मसाले पीसे हैं। मगर डाइनिंग हॉल के बाहर बावर्ची खाने के करीब एक और शख्स भी था। एक 11 साला गरीब बच्चा, हसन। उसके कपड़े फटे हुए, पाँव नंगे, बाल उलझे हुए और आंखों में मासूमियत थी। हसन अपनी मां नसीम के साथ काम करने आया था। नसीम पिछले 5 साल से चौधरी ख़ानदान की हाँ मुलाजमा थी। 40 साल की उम्र में भी वो बहुत मेहनती थी। सुबह 6 बजे आती और रात 9 बजे तक काम करती। उसके शौहर का 3 साल पहले एक हादसे में इंतकाल हो चुका था। तब से वो और हसन एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। आज सुबह महक ने कहा था कि आज अपना बेटा भी साथ ले आना, मेहमान ज़्यादा है, काम बढ़ जाएगा। नसीम ने खुशी खुशी हाँ कर दी थी। हसन को भी शौक था इतने बड़े बंगले को करीब से देखने का। शाम के 7 बजे से वो अपनी माँ के साथ काम में मसरूफ़ था। कभी बर्तन धोता, कभी झाड़ू लगाता। अचानक उसे प्यास लगी तो वो पानी पीने बावर्ची खाने में चला गया। वहाँ महक खाना लगा रही थी। हसन ने देखा कि वो बिरयानी दो अलग अलग प्लेटों में निकाल रही थी। एक बड़ी प्लेट जिस पर इंग्लिश के हरूफ लिखे थे, ये वकार की खास प्लेट थी। अचानक महक ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, फिर पर्स से एक छोटा सा प्लास्टिक का पैकेट निकाला। वो पैकेट इतना छोटा था कि किसी की नज़र भी ना पड़े। हसन दरवाजे के पीछे छिप गया। महक ने आहिस्तगी से पैकेट खोला, उसमें से सफ़ेद पाउडर जैसी चीज़ निकाली और वकार की प्लेट में बिरयानी के ऊपर छिड़क दी। फिर जल्दी से चम्मच से मिक्स कर दिया ताकि कुछ नज़र ना आए और पैकेट वापस पर्स में रख लिया। दूसरी प्लेट अपने लिए बिल्कुल साफ रखी, उसमें कुछ भी ना डाला। हसन की सांसें रुक गईं। बचपन के ज़हन ने समझ लिया कि कुछ गलत है। माँ ने हमेशा कहा था कि अगर कोई चुपके से किसी के खाने में कुछ डाले तो वो खतरनाक होता है। वो कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा। दिल में सवालों का तूफान था। क्या ये जहर है? क्या महक आंटी साहब को नुकसान पहुंचाना चाहती है? वो दबे पाँव वहाँ से निकला और अपनी माँ के पास भागा। अम्मा, अम्मा जल्दी आओ, साहब के खाने में कुछ डाला गया है। उसकी आवाज़ में खौफ साफ झलक रहा था। नसीम ने झाड़ू एक तरफ रखी और परेशानी से बोली, क्या कह रहे हैं पागल, क्या डाला है? अम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा। महक आंटी ने साहब की प्लेट में सफ़ेद पाउडर डाला है, लेकिन अपनी में नहीं। नसीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी ये बात बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। चुप कर जा बेटा, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, इनमें बोलना नहीं चाहिए, तुझे गलतफहमी हुई है। नहीं अम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो इधर उधर देख रही थी कि कोई देख ना ले। नसीम के हाथ कांपने लगे। नसीम जानती थी कि हसन झूठ नहीं बोलता, मगर ये भी हकीकत थी कि अगर उसकी ये बात गलत निकली तो उसकी नौकरी ख़त्म हो सकती थी। बेटा चुप हो जा, हमारा काम यहाँ सफाई करना है, बाकी बातों में दखल देना ठीक नहीं। चल अपना काम कर, नसीम ने दबे लहजे में कहा, मगर हसन का दिल नहीं मान रहा था। उसे मालूम था कि वकार साहब अच्छे इंसान हैं। वो अक्सर उसे चॉकलेट देते थे और उसकी माँ की तनख्वाह भी वक्त पर अदा कर देते। उसे लग रहा था कि अगर वो खामोश रहा तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। वो बेचैनी से किचन और डाइनिंग रूम के दरमियान चक्कर लगाने लगा। 15 मिनट बाद उसने देखा कि महक प्लेट उठाकर डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही है। वकार साहब अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। हसन की दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो जानता था कि अब वक्त बहुत कम है। जैसे ही वकार साहब ने चम्मच उठाया और खाने लगे, हसन भागता हुआ डाइनिंग हॉल में घुसा और पूरी ताकत से प्लेट चटक दी। प्लेट ज़मीन पर गिरकर टुकड़ों में बट गई। कीमती बर्तन के टुकड़े पूरे हाल में बिखर गए। बिरयानी, सब्जी, रायता सब कुछ मार्बल के फर्श पर फैल गया। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। वकार साहब चौंक कर खड़े हो गए। उनकी शर्ट पर खाने के कुछ छींटे लग गए थे। महक की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं।
नसीम बावर्ची खाने से भागती हुई आई और ये मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। सबसे पहले महक चिल्लाई, पागल हो गया है क्या? मेरे शौहर का खाना ज़मीन पर फेंक दिया। पता है कितनी महंगी प्लेट थी ये तो खास बाहर से मंगवाई गई थी। वकार गुस्से से हसन की तरफ बढ़ा। कौन है तू? यहाँ कैसे आया? ये क्या बदतमीजी है? क्यों फेंकी प्लेट? हसन का पूरा जिस्म कांप रहा था। इतने बड़े लोगों के सामने खड़े होकर बात करना आसान नहीं था, मगर वो जानता था कि उसे सच बोलना होगा। कपकपाती आवाज़ में वो बोला, साहब मैंने अपनी आंखों से देखा। बेगम साहबा ने आपकी प्लेट में कुछ डाला था, सफ़ेद पाउडर जैसा कुछ था। मैं नहीं चाहता था कि आप वो खाना खाएं। वकार के चेहरे पर गुस्सा और शक दोनों जाहिर थे। चुप कर, एक नौकर की औलाद होकर मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल जा यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूँगा, वकार ने सख्त लहजे में कहा। महक ने फ़ौरन आंसू बहाने शुरू कर दिए, जैसे वो किसी फिल्म की अदाकारा हो। देखा वकार, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है मुझ पर। मैंने तो इसको और इसकी माँ पर तरस खा के इन्हें रखा हुआ था। मैंने इनकी कितनी मदद की और ये है कि मुझे बदनाम करे हैं। मैं कभी किसी के खाने में कुछ नहीं मिलाती। नसीम आगे बढ़ी, हसन का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, साहब माफ़ कर दीजिए, ये बच्चा है, गलत समझ गया होगा, बराहे करम दरगुजर कर दे। मगर हसन खामोश ना हुआ। उसे मालूम था कि सब उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन वो सच बोल रहा था। उसने पूरी हिम्मत जमा की, आवाज़ लरज़ रही थी, मगर वो बोला, साहब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बेगम साहिबा वही खाना खा लें जो आपकी प्लेट में था। अगर इसमें कुछ नहीं मिलाया गया तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सुनकर कमरे में एक लम्हे को गहरी खामोशी छा गई। महक का चेहरा पीला पड़ गया, उसके एतमाद का रंग उतर गया। हकलाते हुए बोली, क्या बकवास है ये? मैं किसी और की प्लेट का खाना क्यों खाऊं? मेरा खाना अलग रखा हुआ है। वकार जो अब तक गुस्से में था अचानक खामोश हो गया। उसने महक की आंखों में देखा, वहाँ खौफ तैर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उतरने लगी। हालांकि कमरे में तो एसी चल रहा था। वकार ने गहरी आवाज में पूछा, हसन तूने ठीक ठीक क्या देखा था? सारी बात साफ साफ बता। हसन ने लरजती आवाज में कहा, साहब मैं पानी पीने किचन में गया था। वहाँ बेगम साहिबा 2 प्लेटों में खाना लगा रही थी। आपकी प्लेट में उन्होंने एक छोटे से पैकेट से सफ़ेद पाउडर प्लेट में डाला और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अपनी प्लेट में कुछ नहीं डाला। हसन ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। वकार ने आहिस्ता लहजे में पूछा, महक क्या हसन जो कह रहा है वो सच है? महक खामोश रही, उसने नजरें झुका दी और कुछ भी ना बोली। वकास ने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन पर बिखरा हुआ खाना देखा, फिर महक की तरफ निगाह की। अगर ये खाना महफूज है तो तुम इसे खा लो, जमीन पर जो थोड़ा सा बचा है वही खा लो। महक घबरा गई, पीछे हट गई। मुझे भूख नहीं है और ये तो जमीन पर गिर गया है, गंदा हो गया है। अच्छा ठीक है, फिर किचन में जाकर अपनी प्लेट का खाना ले आओ और इसी में ये खाना मिला दो, फिर खा लेना। अब सब समझ चुके थे कि बच्चा सच बोल रहा है। माहौल संजीदा हो गया। वकार ने फ़ौरन अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को फ़ोन किया, राजू तुम और मुनीर फ़ौरन ऊपर आओ, इमरजेंसी है। 2 मिनट बाद दोनों गार्ड्स डाइनिंग रूम में पहुंच गए। वकार ने हुक्म दिया, महक के कमरे की तलाशी लो, ध्यान से देखना, अगर कोई छोटा सा पैकेट या डबिया मिले तो ले आना। महक चिल्लाई, तो मेरे कमरे की तलाशी नहीं ले सकते, ये गलत है। वकार ने सख्त लहजे में कहा, गलत तो ये है कि तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया। उसकी आवाज़ में गुस्सा और टूट फूट दोनों शामिल थे। 15 मिनट की तलाशी के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वापस आए। उसके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक पैकेट था जिसमें सफ़ेद पाउडर रखा था। साहब ये मैडम के पर्स में छुपा हुआ था। वकार ने पैकेट हाथ में लिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा हसन ने बताया था। अब साजिश साफ हो चुकी थी। महक रोने लगी, मगर ये पछतावे के नहीं बल्कि पकड़े जाने के आंसू थे। वकार की आंखों में गुस्से और दुख के आंसू आ गए। 12 साल की शादी, इतना प्यार, इतना भरोसा, सब एक लम्हे में ख़त्म हो गया। क्यों किया तुमने ये सब महक? मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी दी थी? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर क्यों? महक ने सर झुका लिया और टूटी हुई आवाज़ में बोली, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं किसी और के साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ, रोहेल के साथ। अगर तुम जिंदा रहते हो तो मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाती। तुम मुझे छोड़ते ही नहीं। वकार को वो नाम सुनकर झटका लगा। रोहेल, महक का पुराना दोस्त जो पिछले कुछ महीनों से अक्सर घर आने लगा था। वकार की आवाज़ लरस गई। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, दौलत, इज्जत, प्यार, इज्जत नफ्स, हत्ता कि तुम्हारे घर वालों की भी मदद की, और बदले में तुमने मुझे जहर दिया, धोखा दिया। उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। आधे घंटे में पुलिस की गाड़ी आ गई और महक को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ। वकार ने हाथ जोड़कर नसीम से कहा, बहन जी आपका बेटा मेरी ज़िंदगी का मुहाफिज है। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है। अब आप लोग किसी झोंपड़ी में नहीं रहेंगे।
वो हसन के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज से तुम पढ़ोगे। लाहौर के बेहतरीन स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा। तुम्हारी पढ़ाई और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम जो बनना चाहोगे मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। नसीम की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, हमने तो बस इंसानियत निभाई है। ये तो हमारा फ़र्ज़ था। वक़ार ने मुस्कुरा कर कहा, बहन जी, आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ़ आपकी इंसानियत और आपके बेटे की हिम्मत की वजह से। उसी दिन वक़ार ने हसन और नसीम के लिए एक अच्छा फ्लैट बुक करवाया और नसीम को अपनी कंपनी में बेहतर नौकरी दे दी। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।